तो चलिए इस प्रश्नावली का छठवां सातवां प्रश्न है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो देखो इन प्रश्नों को यहाँ पे डिटेल में हल करके नहीं देखेंगे, इनको आप खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन कथन से हमें समीकरण कैसे बनाना है इसके बारे में यहाँ पे हम समझा देते हैं। बाकी समीकरणों को कैसे हल करना है आप खुद से हल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो छठवां प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनके आंखों की संख्या 120 तथा पैरों की संख्या 180 है। बताइए कि कितनी गाय तथा कबूतर हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, कबूतर और गायों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, माना कि उस व्यक्ति के पास कबूतर की संख्या x है। तो देखो अब उसके पास कबूतरों की संख्या x है, तो कबूतरों के आंखों की संख्या कितनी होगी, एक कबूतर की कितनी आंखें, 2 आंखें, तो x कबूतर की कितनी आंखें हो जाएंगी, तो x गुणा 2, तो कबूतरों की कुल आंखों मतलब कुल कबूतरों की आंखों की संख्या 2x हो जाएगी। अब पैरों की संख्या कितनी होगी, एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो x कबूतर के कितने पैर हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से पैरों की संख्या 2x हो जाएगी। अब देखो कबूतर की बात हो गई, अब गाय के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि गायों की संख्या कितनी है, y है, तो एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, तो y गायों की कितनी हो जाएगी, y गुणा 4 यानी कि 4y, ठीक है। कुल गायों की पैरों की संख्या, गायों मतलब देखो गायों की, सिर्फ गायों की बात हो रही है यहाँ पे, गाय और यहाँ पे कबूतर, ठीक है। तो गायों की कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4y हो जाएगी, और एक गाय की कितनी आंख होती हैं, 2, तो y गायों की कितनी आंखें हो जाएगी, तो 2 गुणा y, ठीक है, इस प्रकार 2y। तो देखो हमने मान लिया कबूतर की आंखें और कबूतर की पैर कितने होंगे, यहाँ पे हमने कबूतरों की संख्या और गायों की संख्या को x y मान लिया, उसके बेसिस पे उनके आंखों और पैरों की संख्या को भी यहाँ पे निकाल लिया। अब देखो प्रश्नानुसार हम प्रश्न, अब यहाँ पे कथन के अनुसार हम यहाँ पे प्रश्न बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो प्रश्न में क्या बोला है, व्यक्ति के पास कुछ कबूतर गाय हैं जिनकी आंखों की संख्या 120 है। तो देखो आंखों की संख्या बोला गया है, तो किनकी आंखों की संख्या, गायों की आंखों की संख्या प्लस कबूतर की आंखों की संख्या। तो गायों की आंखों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रश्नानुसार गाय तथा कबूतरों के आंखों की संख्या, गाय तथा कबूतरों की आंखों की संख्या बराबर 120 यहाँ पे दिया है। तो देखो गाय के आंखों की संख्या कितनी है, 2y, या फिर कबूतर को मान लेते हैं, ठीक है। कबूतरों की आंखों की संख्या है यहाँ पे 2x है, और प्लस गायों की आंखों की संख्या कितनी है, 2y है, इक्वल्स टू कितना दिया है, 120, यही दिया है प्रश्न में। एक समीकरण हो गया, इसको हल कर लेते हैं। और अगर हम 2 इसमें से और 2 इसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, x प्लस y, और ये उभयनिष्ठ 2 निकल जाएगा, इक्वल्स टू 120, यही 2 गुणा के रूप में है। उधर अगर हम पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा उधर, तो 120 को 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 60, ये हो जाएगा समीकरण पहला, ठीक है। 60 है, ये 60 है। इस तरीके से एक पहला समीकरण बन गया। अब देखो इसी प्रश्न में एक और पॉइंट बोला गया है, तथा पैरों की संख्या 180, किसके पैरों की संख्या, गायों के पैरों की संख्या प्लस कबूतरों के पैरों की संख्या। तो देखो कबूतरों के पैरों की संख्या कितनी है, 2x है, पैरों की संख्या 2x है। उसी तरीके से गायों के पैरों की संख्या कितनी है, 4y है, इज इक्वल्स टू कितना बोला है, इज इक्वल्स टू 180, 180। जैसे इसमें हमने 2 कॉमन निकाला, उसमें इसमें भी कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x, और ये प्लस हो जाएगा 2y, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। और जो उभयनिष्ठ निकला है ना 2, इस तरीके से 2 निकलेगा, और इस 2 को उभयनिष्ठ निकला है, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो उधर भाग हो जाएगा, 180 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 90, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा, ठीक है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने बना लिया, तो समीकरण 1 और 2 को किसी भी विधि से आपको हल करना है, सिंपल है, हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा यानी कि 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या बोला, एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। कुछ सिक्के हैं, 25 पैसे के कुछ हैं और 50 के कुछ हैं, और दोनों को अगर मिलाएं तो सिक्कों की कुल संख्या 94 है। 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 94 है। यदि थैले में 29.75 रुपए हैं, तो बताइए कि 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो उसमें अब चूंकि 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, सबको अगर कीमत देखें, एक सिक्के की कीमत क्या हो जाएगा, 25 पैसे के अगर सिक्का 25 पैसे का सिक्का है तो उसका कितना हो जाएगा, 1/54 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1 रुपये का 1/4। उसी प्रकार 50 पैसे की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं डिटेल में, प्रश्न को समझते हैं। क्या बोला है, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के हैं, कुल सिक्कों की संख्या 94 है, और बोला गया है कि यदि थैलों में कुल जो सिक्के हैं उनका कुल मूल्य कितना है, 29.75 रुपये है। हल करते हैं, हल कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि सबसे पहले, अब चूंकि सिक्कों की संख्या याद करना है हमें, प्रश्न में बोला गया है, तो मान लेते हैं कि 25 पैसे के x सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या y है। तो प्रश्न में अब देखो
यहाँ तक है, ठीक है। प्रश्न अनुसार करने से पहले एक और देखते हैं। तो जो कि देखो 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य क्या होगा, 1/4 रुपये। 1/4 मतलब 1 रुपये का 1/4 होता है उसका कीमत। 1/4 बोल सकते हैं या फिर उसका क्या बोल सकते हैं 25, 0.25 रुपये भी बोल सकते हैं, 0.25 रुपये भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे हल करने में आसानी होगी इसलिए 1/4 ले लिया। अब 25 पैसे, चूंकि देखो 25 पैसे के एक सिक्के का मूल्य इतना है, तो 25 पैसे के x सिक्कों के मूल्य कितने होंगे। अच्छा x है क्या, यहाँ पे हमने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को x माना है, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो 25 पैसे के x सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 50 पैसे के एक सिक्के की कीमत कितनी होती है, 50 पैसे यानी कि आधा रुपये। आधा को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1/2, आधा और ना आधा रुपये, तो इस प्रकार से 1/2 रुपये। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, y है, तो 50 पैसे के y सिक्कों की कीमत क्या हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय y, उल्टा हो गया था, ठीक है। तो 50 पैसे के एक सिक्के की कीमत 1/2 रुपये, तो 50 पैसे के y सिक्कों की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/2 y रुपये, ये रुपये, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या बोला है देखो, 50 पैसे के व 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या 94 है, तो हमने 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को क्या माना है, x है, और प्लस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को y माना है, और दोनों सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 94 है बोला गया है। तो ये समीकरण पहला बन गया, सिंपल। तो अब समीकरण दूसरा देखो क्या बोला है, यदि थैले में 29.75 रुपये है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है, क्यों, देखिए रुपयों की कुल कीमत, तो उसमें मान लो कि हमने क्या माना है कि 25 पैसे के x सिक्के हैं, तो उन सिक्कों की कीमत कितनी होगी, सिर्फ 25 पैसे के सिक्कों की कीमत। तो 25 पैसे के कुल x सिक्के हैं, तो इन सिक्कों की कीमत क्या हो जाएगी, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई x, प्लस अब 50 पैसे के भी सिक्के हैं, तो उनके भी कुछ कीमत होगी, तो 50 पैसे के y सिक्के हैं, तो उनकी कुल कीमत क्या हो जाएगी, 1/2 y इज इक्वल टू, अच्छा कितना दिया है, 29.75, ठीक है, ये 5 है, 75। इसको अगर हम हल करेंगे तो किस प्रकार हल कर सकते हैं, x/4 प्लस y/2 इज इक्वल टू 29.75, ठीक है। इस तरीके से इसको और हल कीजिएगा। आगे हल करने के बाद यहाँ पे फिर एक समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। हल कर लेते हैं, काम करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा x प्लस 2y हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 29.75। इसको आगे आप हल कीजिएगा तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू करके एक और संख्या यहाँ पे मिलेगी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान हमें मिल जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिलेगा। तो दोनों ही समीकरणों को किसी भी विधि से आप इजिली हल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं। इसमें अगर आंसर बात करें, चलो ठीक है, इसको हल करके देख लीजिएगा, आंसर नहीं बताते हैं, आप इसको हल करके देखिएगा और इसको हल करके देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से 6वां 7वां प्रश्न हो गया। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़, यदि इनको हल करने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका सॉल्यूशन भी हम आपको ज़रूर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8वां की तरफ। तो चलिए फटाफट से आगे के सभी प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 8वां 9वां 10वां जो है वो एक ही प्रकार के लगभग प्रश्न हैं, ठीक है। प्रश्नों को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद हल करते जाना है। देखो सबसे पहले 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 8वां प्रश्न बोला है कि दो संख्याओं का योग जो है 25 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। साथ में एक संकेत भी दिया है कि ये संकेत है, इस संकेत की सहायता लेते हुए आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, देखो दो संख्याएं दी हैं, मान ली कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 25 है, तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हल करेंगे। तो क्या करेंगे, माना कि वे संख्याएं x तथा y हैं, अतः प्रश्नानुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये पहला प्रश्न अनुसार हो गया। दूसरा बोला है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। देखो x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x, ठीक है, उल्टा हो जाता है 1/x के रूप में, ये तो पता ही होगा आपको। y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y, इस तरीके से। तो क्या बोला है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, 1/4 है। तो एक और हम क्या कर सकते हैं, 1/x प्लस 1/y, ये x का व्युत्क्रम हो गया, ये y का व्युत्क्रम हो गया, दोनों का व्युत्क्रम कितना है, दोनों के व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/4। ये समीकरण दूसरा हो सकता है, ये पहला हो गया, ठीक है। और देखो दूसरा जो है, इसको हम अगर और हल करना चाहें तो क्या हल कर सकते हैं, इसको देखो कैसे हल कर सकते हैं, x और y का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो xy हो जाएगा, y का गुणा 1 के साथ हो जाएगा y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। x का गुणा y का गुणा 1 के साथ, x का गुणा 1 के साथ, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1/4। तिर्यक गुणा करके हल करें तो क्या होगा, 4 का गुणा x प्लस y या फिर y प्लस x के साथ,
एक्स वाई का गुणा 1 के साथ, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, 4 का गुणा y के साथ होगा तो 4y, और वो x का गुणा होगा तो x के साथ गुणा होगा तो 4x इज टू क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। इस तरीके से मिला। अब इसको अगर आगे हम हल करना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इज टू क्या हो जाएगा, ये xy हो जाएगा। और देखो x प्लस वाई इज टू हमें ऑलरेडी पता है 25 है, x प्लस वाई इज टू क्या होता है 25 है, पहले ही प्रश्न में दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 25 लिख सकते हैं। 4 का गुणा x प्लस वाई के साथ में है, तो x प्लस वाई का मान हमने 25 रख दिया। इस प्रकार ये एक्स वाई का मान मिल गया। 25 जो कितना होता है, 100 होता है, इज टू एक्स वाई। अब देखो ये एक्स वाई का मान हमें मिल गया कितना, 100 के बराबर है, और x प्लस वाई का मान क्या होगा, ऑलरेडी हमें मिल गया है 25 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में सभी का मान रख देंगे। जैसे कि देखो इसको हम मिटा देते हैं इस तरीके से, ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें हम सभी का मान रख देंगे। कैसे, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अगर हम देखें तो इसका मान क्या है, 25 है, x प्लस वाई का मान तो स्क्वायर 4 इंटू एक्स वाई का मान हमें ऑलरेडी क्या मिला है, 100 मिला है। इस तरीके से इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 400। इसको हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 225 मिलेगा, और ये 225 जो है किसके बराबर होगा, 15 का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, x माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो ये किस प्रकार से मिला, यहाँ पे लिखता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 15 का स्क्वायर मिला। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें तो वर्गमूल कट जाएगा, तो सीधा सीधा x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 मिलेगा। अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, अच्छा मिटा दिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 दिया था। इन दोनों समीकरणों का फिर से आप, ठीक है, इसको समीकरण का नाम जो भी देंगे, ये समीकरण और ये समीकरण दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान इजिली मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न देखिए क्या बोला है, हल करेंगे इसको भी। दो संख्याओं का अंतर 14 है, माना कि वे संख्याएं x और y हैं, अतः प्रश्नानुसार दोनों का अंतर कितना दिया है, 14। ये हो गया पहला समीकरण। वर्गों का अंतर 448 है, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448, यही बोला है। माना कि वे संख्याएं x और y हैं, तो उनके वर्ग क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर और y स्क्वायर। पहले प्रश्न क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। फिर वर्गों का अंतर इतना है, तो वर्गों का अंतर इतना है। अब देखो संकेत भी दिया है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक इसका जो मान है टोटल प्रश्न में कितना दिया है, 448 के बराबर दिया है, 448 के बराबर, तो ये हो गया। और x माइनस वाई का मान कितना दिया है, 14 दिया है। तो x प्लस वाई का मान तो हमें नहीं दिया है, लेकिन x माइनस वाई का मान कितना दिया है, 14 दिया है, तो ये हो जाएगा गुणा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, अच्छा गुणा नहीं करते हैं, 14 को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 448 डिवाइड बाई 14, और ये मिल जाएगा x प्लस वाई। इस तरीके से अगर इसको हल करेंगे तो एक अंक मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इतना और x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना करके दो समीकरण फिर मिल जाएंगे। इसी तरीके से पुनः ये फिर से हल हो जाएगा समीकरण, मतलब ये समीकरण और ये समीकरण को हल करने को विधि किसी भी विधि से हल करो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या आरेखन विधि से। तो इस तरीके से इन दोनों समीकरणों को हल करने से x और y के मान मिल जाएंगे। ठीक है, अतः वे संख्याएं ये x बराबर इतना और y बराबर इतना है, हल कर लेंगे। इजी है, सभी प्रश्नों को हल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, समझा दिया है। ठीक है, सभी प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई प्रश्न में छोटा भी डाउट है तो उसको हल करके दिखाएंगे ज़रूर आपको। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा योग 14 है। ये और सरल है, कैसे करना है, माना कि वे संख्याएं क्या है, x और y हैं, अतः x गुणा y कितना दिया है, 45, और x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण ये क्या दिया है, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, इस तरीके से प्रश्नानुसार क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और दोनों का योग 14 है। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कौन से समीका, सर्व समीका का प्रयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसको भी हल करके जरूर देखिएगा, आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए 8, 9, 10 सभी 8, 9, 10 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न हो गए। इसके बाद 11, 12, 13 3 प्रश्न और बचे हैं, उनको भी फटाफट से समझ लेते हैं।
देखिए 11वां जो प्रश्न है सेम टू सेम प्रश्न हमने पिछले प्रश्नावली में भी देखा था, बस अंतर ये है कि पिछले प्रश्नावली में हमने जो प्रश्न देखा था उसमें कथन से समीकरण बस बनाना था, इसमें हमें समीकरण बना के उसको समीकरण को हल भी करना है। तो देखो समीकरण बनाना यदि हमें आ जाता है तो उसको हल करना भी हमें इजिली आ ही जाएगा, प्रतिस्थापन, विलोपन, आलेखन, तीनों में से किसी भी एक विधि से, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले प्रश्नावली में देखा था सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। उम्र से रिलेटेड है, वर्तमान आयु को x और y मान लीजिएगा। उसके बाद यदि वर्तमान आयु से पीछे की आयु यानी कि पहले, यदि हम वर्तमान आयु से पहले की आयु की बात करें तो हमें क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु में माइनस कर देंगे। वर्तमान आयु से बाद की अगर बात करें यानी कि फ्यूचर में हमारी आयु इतनी हो जाएगी तो हम वर्तमान आयु में उतना वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सिंपल हल करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 11वां प्रश्न आप हल कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। यदि उसके बाद कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, हम उसको जरूर आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। 12वां प्रश्न क्या बोला है, दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है, दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। अब कंडीशन, दो कंडीशन दी है प्रश्न में। पहला है कि यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे में मिलती है, और एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे में मिलती है, ठीक है। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए, कारों की चाल ज्ञात करना है हमें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि जो पहली कार है, पहली कार अर्थात, अच्छा देखो प्रश्न में पहले दिया उसको समझ लेते हैं क्या बोला गया है। मान लेते हैं कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। बीच का जो दूरी है वो कितना है, 70 किलोमीटर है। पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यदि वे एक दिशा में चलते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एक गाड़ी है इस तरीके से, मान लेते हैं ये कार है, ठीक है। मान लेते हैं ये पहली कार है, यहाँ पे पहला लिख देते हैं, पहली कार है। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक दूसरी कार खड़ी है इस तरीके से, इसको ऐसा बना लेते हैं, मान ये क्या है, दूसरी कार है, ठीक। अब क्या बोला है कि जब ये एक ही दिशा में चलती है, यानी कि ये जो गाड़ी है इस दिशा में चलना प्रारंभ करती है इस तरीके से, ये गाड़ी भी अपने चलना प्रारंभ करेगी। चूंकि एक ही दिशा में बोला गया इसलिए इस प्रकार से कुछ चलना प्रारंभ करेगी। तो वे कब मिलती हैं, बोल रहे हैं 7 घंटे। यानी कि देखो ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और ये गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती है और दोनों 7 घंटे के बाद इस पॉइंट पर आकर मिल जाती है। मिल जाती है बोलने का मतलब कि दोनों एक बराबर पे आ गए, ठीक है। ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आ गई, दोनों गाड़ी इस जगह पे आ गई। कब मिलते हैं, 7 घंटे बाद। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अच्छा दूसरा कंडीशन को बाद में समझ लेंगे। ये जो पहला कंडीशन इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद उसको भी समझेंगे। तो इस तरीके से है। अब देखो सबसे पहले हम क्या बोल, ये तो हो गया प्रश्न में दिया गया। अब हम देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पहली कार की चाल है, यानी कि इस कार की चाल है, इसको मान लेते हैं क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। या x किलोमीटर प्रति घंटा क्या मतलब है कि वे 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। इस तरीके से अब दूसरी कार की चाल को हम क्या मान लेते हैं, माने कि y किलोमीटर प्रति घंटा। y किलोमीटर प्रति घंटा क्या मतलब है कि यानी कि जो दूसरी कार है वो 1 घंटे में y किलोमीटर, यानी कि कोई स्पेसिफिक दूरी होगी, y किलोमीटर दूरी तय करती है। अब देखो प्रश्न को समझते हैं। जब ये कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, 7 घंटे में इतना दूरी तय करती है। अब देखो यदि कोई गाड़ी इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इससे हम क्या समझते हैं कि वे 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है। 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है तो 7 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 7 गुणा x यानी कि 7x। उसी को लिख लेते हैं प्रथम अवस्था या फिर प्रथम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, ठीक है। प्रथम अवस्था में क्या बोला गया है, प्रथम अवस्था यानी कि 7 घंटे बाद, ये जो 7 घंटे बाद है ना, 7 घंटे बाद, ये वाला जो पहला कंडीशन है इसके बारे में अगर बात करें तो देखो क्या बोला गया, 7 घंटे बाद पहली कार द्वारा चली गई दूरी, पहली कार द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, पहली कार द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटे में x किलोमीटर, तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा, 7x किलोमीटर। अब दूरी की बात कर रहे हैं ना हमने, यहाँ जो बात की क्या है, दूरी, ये हो गई उसकी चाल, अब ये क्या हो जाएगी, दूरी। समझ में आ रहा है क्या होगा, पहली कार द्वारा चली गई दूरी 7x, 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 7 घंटे में 7x किलोमीटर दूरी तय करेगी। उसी प्रकार दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेम टू सेम, ठीक है, ज़्यादा लिखते नहीं है। दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 7 × y किलोमीटर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 7 घंटे में ये जो कार है कितने दूरी तय की, 7x, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, 7x। दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, दूसरी कार द्वारा यानी कि इस पॉइंट से चलना प्रारंभ, ठीक है, ये b इस पॉइंट से मान लेते हैं, इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है, इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस क्या है, 7y है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
प्रथम अवस्था में क्या बोला है कि जब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है तब दोनों कार कितने घंटे बाद मिलती है, 7 घंटे बाद। इसकी स्पीड को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, तो उस स्पीड के हिसाब से ये कार कितनी दूरी तय करेगी, 7x। 1 घंटे में x किलोमीटर तय करती है तो 7 घंटे में 7x किलोमीटर दूरी तय करेगी। उसी प्रकार जब y के लिए यानी कि दूसरी कार की बात करें तो वो उसकी चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है तो 7 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 7y किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ से तय करेगी, ये यहाँ से तय करेगी, तो उसको हमने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है 7x, यहाँ से इस पॉइंट तक के बीच की दूरी 7x। क्यों? क्योंकि पहली कार इस दिशा में तय कर रही है, इस पॉइंट पर आके मिल रही है कोई पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि 7 घंटे बाद जिस पॉइंट पर होंगी उसके बीच की डिस्टेंस 7x है, और ये गाड़ी अभी और 7 घंटे बाद जिस पॉइंट पर होंगी उसके बीच की दूरी 7y है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा समझना है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो 7x है, ये जो 7x है ये 70 किलोमीटर और प्लस ये 7y किलोमीटर दोनों के बराबर है, यानी कि 70 किलोमीटर और 7y को अगर जोड़ेंगे तो 7x के बराबर होगा। सेम टू सेम इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। अतः चित्र से या फिर अतः यहाँ से हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा 70 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, इसके बराबर होगा 70 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 7x। y और x को हम एक साइड में अगर लिख दें, अगर इसको हम इधर या फिर 7y को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 7y। क्योंकि 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, उभय निश निकाल के इधर कटा भी सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 70 इज इक्वल्स टू 7x माइनस y। इस प्रकार से उभय निश निकाल सकते हैं 7 को। चूँकि यहाँ पे इस गुणा है, इसको अगर हम पक्षांतर कर दें इस प्रकार 7 इस साइड में गुणा था, इस साइड पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 7 एकम और 7 दहम। तो इसको हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10। ये हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक समीकरण मिल गया। दूसरा फिर अवस्था है, दूसरा कंडीशन दिया है। दूसरा कंडीशन में क्या है, जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे में ही मिल जाती है। जाहिर सी बात है, अगर ये इस दिशा में चल रही थी तो दोनों आगे बढ़ रही थी तो इसलिए इनको ज़्यादा टाइम लगा मिलने में। ठीक है, और जब दोनों एक दिशा की ओर चलेंगी, ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगी, ये यहाँ चलना प्रारंभ करेंगी, तो सिर्फ 1 घंटे में मिल जाती है। उसके लिए भी हम एक समीकरण निकाल लेते हैं। इस तरीके से यहाँ से निकालते हैं। देखो दूसरा कंडीशन क्या बोला गया है, देखो दूसरा कंडीशन में बोला है कि जब वे एक दूसरे की ओर चलती है, दूसरी अवस्था लिख देते हैं यहाँ पे, दूसरी अवस्था 1 घंटे में। दूसरी अवस्था में क्या है कि वे 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो देखो मिल जाती है, ठीक है, 1 घंटे बाद। दूसरी अवस्था क्या बोला है, जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलती है, तब के केस में हमें सिर्फ क्या चाहिए, दूरी चाहिए कि वे 1 घंटे में कितनी दूरियां तय करेंगी। तो देखो पहली कार सेम टू सेम लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 7 घंटे बाद, तो वैसे ही पहली कार द्वारा चली गई दूरी 1 घंटे में, लेकिन यहाँ पे हमें 7 घंटे बाद चाहिए था, 7 घंटे बाद निकाला था तो 1 घंटे निकालना है। 1 घंटे बाद पहली कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 1 घंटे में कितना दूरी तय करती है। यदि उसकी स्पीड ही x किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ये हो जाएगा x। दूसरी कार द्वारा सेम टू सेम लिखना है, दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा y किलोमीटर, ये किलोमीटर में रहेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसको चित्र में थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्या बोला है, ये हो गया पहला कंडीशन हो गया। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, जब ये गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और ये गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, किस ओर, एक दूसरे की ओर, ये इधर चलती है और ये इधर चलती है, तब दोनों कितने टाइम में मिल जाते हैं, सिर्फ 1 घंटे में मिल जाती है। यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर दोनों मिलते हैं, एग्जाम्पल के लिए, ठीक, इस पॉइंट पर दोनों मिल जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर। 1 घंटे में ये गाड़ी x किलोमीटर दूरी तय करेगी, ये गाड़ी कितना तय करेगी, y किलोमीटर दूरी तय करेगी, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करेंगे, एक दूसरे की ओर बढ़ेंगी, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचती है, ये यहाँ से यहाँ पहुँचती है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर। क्यों माना हमने भाई, क्योंकि इस गाड़ी द्वारा 1 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करेगी ये, और ये गाड़ी 1 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब देखो यहाँ से अगर देखें तो इतना और इतना, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 70 जो है किसके बराबर है, x और y। दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करें तो दूसरे कंडीशन में जो x प्लस वाई अगर हम करें तो x प्लस वाई किसके बराबर है, 70 के बराबर है ना यहाँ पे।
ठीक है, आई होप कि दूसरा कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा अच्छे से नहीं बना है। दूसरा कंडीशन क्या बोला है, जब वे दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर चलती हैं तब वे सिर्फ 1 घंटे में मिल जाती है। मान लेते हैं मान तो पहले ही है हमने कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो, एक पहली गाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर x, दूसरे गाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर y। जरूरी नहीं है कि ये जो जिस पॉइंट पे बताया गया वैसी हो सकता, मान लिया हमने। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ से हमें थोड़ा सा पता चला था कि ये गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रही होगी, तभी तो ये यहाँ पे जाके इसको कवर कर ली। ये पहले से दूर से चलना प्रारंभ की थी ऑलरेडी, यानी कि आगे वाले पॉइंट से चलना प्रारंभ की थी, उसके बाद भी ये कवर कर ली। इससे हमें थोड़ा सा समझ आता है कि इस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये गाड़ी जो है मान लेते हैं क्या, ये गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है 1 घंटे में, x किलोमीटर, इसके द्वारा तय की गई दूरी y किलोमीटर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 70 है। 70 किलोमीटर को दोनों ने मिल के कवर किया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x + y, यानी कि दोनों कार के द्वारा तय की गई दूरी का जो योगफल है वो 70 के बराबर होगा। यहाँ से हमें एक और समीकरण मिल गया। देखो, यहाँ पे x - y इतना है, x + y इतना है। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, इसको नहीं मानते समीकरण। ये समीकरण 1, तो ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करते हैं, इस समीकरण की सहायता से x और y का मान हमें बस निकालना है। कारों की चाल ज्ञात करना है। हमने कार के चाल को x और y माना था, अतः हमें x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे, सिंपल है। यहाँ से अगर हम देखें, अब देखो इस तरीके से कर देते हैं। अगर हम देखें तो समीकरण 1 से, ठीक, आपको पॉइंट वाइज हल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का साइज छोटा है तो ठीक है, आगे पीछे हो जाता है। आपको इसके बाद ये हल करना है, इसके नीचे में ये हल होना है, इसके नीचे में ये हल होना है। ठीक है, पॉइंट वाइज आप हल कीजिएगा। समीकरण 1 से अगर देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 + y हो जाएगा। इस समीकरण से अगर देखें तो -y ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। इस तरीके से x का जो मान है इसको हम यहाँ रख देंगे समीकरण 2 में मान रखने पर। तो समीकरण 2 में अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y = कितना है, 70 है। x = क्या है, 10 + y हमने लिया है, तो 10 + y और प्लस में ये y, पहले ये जो 10 + y है x का मान हो गया, प्लस y और है तो ये हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा, ये 10 जो है उस साइड पक्षांतर कर देंगे और y + y क्या हो जाएगा, 2y। ये प्लस, अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे 70 - 10। यहाँ पे 2y = क्या होगा, 70 में 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 60। तो y का मान क्या मिल जाएगा हमको, सीधा 2 का भाग जाएगा 60 में, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 30 आएगा। ये क्या हो जाएगा, y बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, ये क्या है, दूसरी कार की चाल है। अब चूंकि दूसरी कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें x बराबर 10 + y है, यानी कि 30 + 10, समझ रहे हो, 10 + y यानी कि 30 को और जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से x का मान 40 और y का मान 30 मिल गया। यानी कि पहली कार की जो चाल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूसरी कार की चाल क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्नावली दूसरा का सभी प्रश्न देख लिया। 13वां प्रश्न, अच्छा 13वां प्रश्न एक और प्रश्न बचा है, उसको आप खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी सरल है। मान लेना कि 1 मिनट, प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न जो है उसमें बोला है कि एक विद्यालय के 2 कमरों में A और B में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। वहीं और जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाते हैं तब A के विद्यार्थियों की संख्या B से दुगनी हो जाती है। तो प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मान लेना है कि कमरे A में विद्यार्थियों की संख्या माना कि x है, ठीक है, और कमरे B में माना कि विद्यार्थियों की संख्या y है। उसके हिसाब से प्रश्नानुसार जब बोला है A से 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं तो x - 10 हो जाएंगे, और जब x - 10 हो गए तो यानी कि A से B में भेजा गया तो ऑलरेडी B में क्या हो जाएगा, B + 10 हो जाएगा। जब सबसे पहले मान लेना कि कमरे A में विद्यार्थियों की संख्या A है, कमरे B में विद्यार्थियों की संख्या y है। जब इस A कमरे से 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं यानी कि ये क्या हो जाएगा, x - 10, इसमें से 10 कम हो गया ना, तो जब इसमें से 10 कम हुआ तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से 10 विद्यार्थी जाके कहाँ भर गए, B कमरे में भर गए। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा क्या बोला है, दूसरे कंडीशन में क्या बोला है, जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिए जाते हैं, ये तो पहला कंडीशन हो जाएगा। उस कंडीशन में जो भी प्रश्न में दिया प्रश्नानुसार करके समीकरण बना लेंगे। दूसरा कंडीशन बोला है A में जब x है और B में कितना है, y है। दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि जब B से 20 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, तो जब B से 20 विद्यार्थी भेजेंगे तो y - 20, इसमें से 20 विद्यार्थी कम हो जाएंगे B कमरे से, B वाले कमरे से। अब A कमरे में जब B कमरे से 20 विद्यार्थी भेजे गए, कहाँ भेजे गए, A में भेजे गए, तो ऑलरेडी कितना हो जाएगा वो, ऑलरेडी वो x हैं तो उसमें 20 विद्यार्थी और जुड़ जाएंगे तो x + 20। उसके हिसाब से, इसके हिसाब से जो कथन दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है
एक और समीकरण बन जाएगा, दोनों से जो समीकरण बनेगा उन दोनों को हल कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से दूसरा प्रश्नोली भी खत्म होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे तीसरा प्रश्नोली। तीसरा प्रश्नोली से पहले कुछ टॉपिक्स देखेंगे, कौन कौन टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है जो प्रश्नोली तीसरा है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद प्रश्नोली 3 के प्रश्न भी कल ही हल कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा और एंड में जो 3 लेटर यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।